राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, कहते हैं बेटियां जो होती हैं वो घर की रौनक होती हैं, बेटियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं होती। जो बेटियां होती हैं वो चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या कहीं किसी भी रूप में हो, वो एक तरीके से हमारे घर की लक्ष्मी होती है और पूरे घर को संभालती है। जब तक शादी नहीं होती अपने मायके को संभालती है, अपने माँ को संभालती है, और शादी के बाद अपने पति को और उसके परिवार को संभालती है, अपना जो ससुराल है उसको संभालती है। और दूसरा एक इस चीज का पहलू और है, अगर कुछ लड़कियां ऐसी निकल जाती हैं कि जो और लड़कियों के जो ऊपर भी दबदबा साबित हो जाती हैं, वो खुद गलत करती हैं, और उनके चक्कर में जो दूसरी लड़कियां अच्छी होती हैं उनके ऊपर भी एक तरीके से उंगली उठ जाती है। आज की कहानी ऐसी है कि जिस बेटी को एक बाप ने एक घर की लक्ष्मी समझा, वो कब कुलच्छनी निकल गई पता ही नहीं चला। आज की कहानी जो है, ये एक छत्तीसगढ़ का एक गांव है, धनतरी। इसी धनतरी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल की जो खेती बाड़ी थी बहुत ज्यादा थी और ठीक ठाक पैसे वाला था। ये शादी करता है, शादी के बाद जो उसकी पत्नी होती है उसको कोई औलाद नहीं होती है। 4-5 साल बीत जाते हैं। जब उसको कोई औलाद नहीं होती है तो परिवार वाले प्रेशर मार मार डालते हैं उसके ऊपर दूसरी शादी का। जो उसकी पहली पत्नी होती है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं, कहती ठीक है, जब हमें औलाद नहीं हो सकती, हमने हर तरीके से जो दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, तो तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। कम से कम इस घर का जो वारिस तो आ जाएगा, एक औलाद तो आ जाएगी। अब दीनदयाल जो होता है वो मान जाता है और दूसरी शादी कर लेता है। पर दूसरा जैसे ही करता है, उसकी बीवी जो आती है कुछ ही महीने में एक गंभीर रूप की बीमारी हो जाती है, और इसके बाद कुछ 1 डेढ़ 2 साल में ही उसकी मौत हो जाती है। अब जब दूसरी पत्नी की मौत हो जाती है तो कुछ दिनों बाद फिर परिवार वाले या समाज वाले उस पर तीसरी शादी का दावा बनाते हैं कि एक काम करो, वो जो होनी थी हो गई, उसकी मौत हो गई बीमारी से, कोई बात नहीं, तुम तीसरी शादी कर लो। अब दीनदयाल जो होता है बिना सोच समझे तीसरी शादी कर लेता है। सोचे समझे क्या बोले, उसको भी औलाद की जरूरत थी, ताकि घर में कोई एक औलाद हो जाए, बेटा या बेटी हो जाए, तो कम से कम घर का एक वारिस हो जाए, घर में एक रौनक हो जाए। क्योंकि वो दीनदयाल जो घर का अकेला था, उसके कोई भाई भाई कुछ था नहीं। इसके बाद दीनदयाल तीसरी शादी करता है। जब वो तीसरी शादी कर लेता है तो तीसरी शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही उसको एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा होती है तो दीनदयाल सोचता है कि एक बेटा और हो जाए तो जो ये कुल है या परिवार है इसको चलाने वाला कोई मिल जाएगा। कई कोशिश करता है, काफी देर कोशिश करता है, पर उसको दूसरी वाला होती ही नहीं है। इसके बाद दीनदयाल सोचता है कोई बात नहीं, बेटा नहीं हुआ तो कम से कम बेटी तो है, इस बेटी को ही बेटे की तरह पालेंगे, बेटे की तरह प्यार देंगे, और सारी सुख सुविधाएं जो होंगी हमारी बेटी को देंगे। इसके बाद दीनदयाल जो होता है वो अपनी बेटी के ऊपर सारा प्यार लुटाता है, जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी को दीनदयाल अपने एक बेटे की तरह पालता है, उसको बेटे की तरह कपड़ा बनाता है, गाड़ी सिखाता है, हर चीज जो लड़का करता है वो बेटी को सिखाता है अपनी। और ये कोई गलत भी नहीं है, बेटियां किसी लड़के से कम नहीं होती हैं। और देखा जाए तो कई जो लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप को पालती हैं, नौकरी करती हैं, सब कुछ करती हैं अपने माँ बाप के लिए। तो दीनदयाल भी इसी आशा में था कि बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बेटी तो है। अब पिंकी भी जो थी वो लड़कों की तरह रहने लगी, लड़कियों से बिल्कुल भी दोस्ती ना करती, और ज्यादातर उसके जो दोस्त थे वो एक तरीके से लड़के ही होते। जब पिंकी थोड़ी बड़ी हुई तो पिंकी घर के अपना सारे काम देखती, खेती बाड़ी देखती, ट्रैक्टर को चलाती, या मतलब जितने भी काम होते हैं अपने घर के, उसको सारे काम को उस पिंकी ने अपने कंधों पर ले लिया। इस चीज को देखकर जो पिंकी गांव वाले थे, दीनदयाल गांव वाले थे, वो बहुत खुश थे, और हर जगह पिंकी की तारीफ होती थी कि देखो बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी ने तो पूरा घर संभाल रखा है, खेती बाड़ी हो या कुछ भी काम हो, बेटी सारे काम करती है। धीरे धीरे पिंकी की उम्र बढ़ती है, पिंकी तकरीबन 17-18 साल की हो जाती है। पर कहते हैं दोस्तों, कहना भी नहीं चाहिए या जो सच्चाई भी है, कि लड़का लड़की में कुछ फर्क होता है, या फिर दो देखा जाए दोनों जैसे होते हैं। एक उम्र का पहलू, एक पड़ाव ऐसा आता है कि जिसमें शायद लड़का हो या लड़की दोनों बहक ही जाते हैं। जब पिंकी 17-18 साल की होती है, इसमें थोड़ी जवानी का असर आता है, तो पिंकी के अंदर भी एक ऐसी चीजें आने लगती है मन में, जो एक लड़की के या लड़के के मन में आती है। पिंकी के सारे दोस्त लड़के ही थे। इसी बीच पिंकी के जो दोस्त होते हैं उनमें से एक साथ उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं, और उसके साथ वो रिलेशन में आ जाती है। अब पिंकी जब इस रिलेशन में आ जाती है तो पिंकी को लगता है कि जो सुख इस चीज में है वो शायद किसी चीज में दुनिया की है ही नहीं। एक तक तो ठीक था, नॉर्मल बात है, दुनिया में होता है प्यार मोहब्बत। पर पिंकी को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगी। अब पिंकी के जो दो चार दोस्त और थे, पिंकी उनके साथ भी यही सब करने लगी, ऐसे घिनौना काम करने लगी। और पिंकी को संबंध बनाने की इतनी आदत हो गई कि अब पिंकी जो थी खुलेआम, कभी खेतों में, कभी कहीं या मौका मिल जाए तो घर में, कभी या रातों बुला लेती। इससे धीरे धीरे पिंकी के जो गांव में ये सारी खबर जो होती है फैलने लगती है, क्योंकि ऐसी बातें कभी छुपती नहीं है। धीरे धीरे वो भी गांव जैसी जगह पे, शहर में तो एक बार को चल जाता है,
पर गाँव में एक ऐसा माहौल होता है कि अगर छोटी-मोटी भी बात होती है तो पूरे जो एरिया में काना-फूसी के ज़रिए फैल जाती है। अब जिस पिंकी की कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पूरा गाँव तारीफ़ कर रहा था, अब उसी पिंकी की पूरा गाँव जो है वो बदनामी करता है उसकी, उसके जो लाल छीन लगाता है। और उसमें कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि पिंकी को कई लोगों ने अपनी आँखों से देख चुके थे उसकी जो कारनामे कर रही थी। धीरे-धीरे खबर जो होती है दीनदयाल तक पहुँचती है। पिंकी को समझाया जाता है, पर पिंकी मानने को तैयार नहीं थी। उस टाइम तो कह देती कि नहीं करूँगी, पर आए दिन वो उसके जो कारनामे हैं, वो गाँव वालों के सामने आने लगे और कई बार तो जो दीनदयाल होता है, वो पिंकी को रंगे हाथ घर में पकड़ लेता है। अब इसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना पिंकी की शादी करा दी जाए और कुछ लोग गाँव वाले भी कहते हैं अगर शादी करा दोगे, तो ये शायद जो पति मिल जाएगा, जिस चीज़ के लिए इधर-उधर भागती है, वो चीज़ इसको घर में मिलने लगेगी, तो शायद ये काम छोड़ दे। दोस्तों, अब इसमें दीनदयाल जो होता है, एक तरीके से स्वार्थी होता है, पर उसको भी पता था कि आस-पास जहाँ-जहाँ पिंकी के चर्चे हैं या जो गाँव में रिश्तेदारी है, उनकी रिश्तेदारी है, अगर वहाँ पर कहीं रिश्ता जोड़ेंगे, तो रिश्ता टिकेगा नहीं, टूट जाएगा, कानाफूसी हो जाएगी। अब इसके बाद दीनदयाल सोचता है, क्यों क्यों ना कोई ऐसे लड़के को ढूँढा जाए कि जिससे कुछ पता ही ना हो और जो थोड़ा पैसे में भी कम हो, ताकि पिंकी खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसकी देख के तुरंत शादी हो जाए। ऐसे में हम आप लोग जानते हैं कि ऐसे में ऐसी लड़कियों को माफ़ करते क्या हैं कि अपनी आफ़त को, अपने इस मरे हुए सांप को दूसरे गले में डाल देते हैं या दूसरे की ज़िंदगी खराब कर देते हैं। अगर लड़का सीधा-साधा हो, शरीफ हो, तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी जो है वो नरक से बदतर हो जाती है और ऐसा ही दीनदयाल करता भी है। एक बड़ौदा गाँव होता है, बड़ौदा बाज़ार में ही एक शख्स होता है जिसका नाम होता है रामेश्वर। रामेश्वर का एक बेटा होता है संजय। संजय को पिंकी को दिखाया जाता है, फ़ोटो दिखाया जाता है। पिंकी की खूबसूरती में संजय उसकी फ़ोटो देख के फिदा हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद पिंकी को संजय को मिलाया जाता है, तो पिंकी को सामने देख संजय बड़ा खुश होता है कि जो मेरी पत्नी है, वो परी जैसी है, परी जितनी खूबसूरत है। पर संजय को नहीं पता था कि जिस लड़की को, जिस पिंकी को वो परी समझ रहा है, वो परी नहीं, एक तरीके से राक्षसनी है, एक तरीके से शूर्पणखा है। दीनदयाल को उस आफत को उतारने की इतनी जल्दी थी अपने गले से कि तुरंत ही आनन-फानन में ही अपनी बेटी पिंकी की शादी इस संजय के साथ कर देते हैं। संजय के साथ जब ये आ जाती है पिंकी अपने ससुराल, तो कुछ दिनों तक वो ठीक-ठाक रहती है, तकरीबन 1 साल तक। इसी बीच पिंकी को एक बेटा हो जाता है। अब इसके बाद जब बेटा हो जाता है तो संजय बोलता है कि यहाँ रह तो संजय बोलता है कि देखो, हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद तो नहीं है कि हम यहाँ रह के अपने बच्चे का भविष्य बना लें। तो एक काम करते हैं कि तुम यहाँ रहो, मैं चला जाता हूँ अपने दोस्त के साथ बाहर शहर कमाने के लिए। जब कुछ पैसे हो जाएँगे या कुछ थोड़ा ठीक-ठाक हो जाएगा, साल 2 साल बाद, तो तुम्हें भी वहाँ बुला लिया करूँगा महीने 2 महीने के लिए। इस पे पिंकी जो होती है वो भी कहती है ठीक है, बिना पैसे के गुज़ारा कैसे होगा? तो इसके बाद पिंकी कहती है तुम बाहर चले जाओ, मैं अपना यहाँ रहूँगी और अपने जो सास-ससुर है उनका ख़्याल रखूँगी, एक बेटा भी है इसका भी ख़्याल रखूँगी। इसके बाद संजय अपने दोस्तों से बात करता है, राजू और किरण से, जो गुजरात के राजकोट में एक फैक्ट्री में काम करते थे। संजय उनसे बात करता है तो राजू और दोनों दोस्त कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा काम लगवा देंगे, चलो। इसके बाद संजय जो होता है अपने दोस्तों के साथ, राजू और किरण के साथ निकल जाता है गुजरात के राजकोट। वहाँ काम करता है और महीने के महीने अपना पैसे घर भेजने लगता है। और यहाँ पिंकी जो थी, जब तक पति था सब कुछ ठीक था। अब पिंकी को जो थी वही पुरानी यादें, जो उसकी हवस की आदत थी, सेक्स करने की आदत थी, उसके अंदर दोबारा जागृत हो जाती है। अब दोस्तों इस कहानी में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट था ये था, जो संजय का बाप होता है रामधन। रामधन के भी जो किस्से थे बड़े आम थे पूरे गाँव में। ये भी उम्र बेशक उसकी 50-55 साल थी, पर ये भी बहुत ज़्यादा एक रंगीन मिजाज का आदमी होता है। कई औरतों के साथ इसके गाँव में होते हैं, रिलेशन होते हैं और ये पूरे गाँव में इसका भी एक तरीके से नाम होता है। अब जब बहू घर में अकेली हो जाती है, रामधन की पत्नी जो थी उसकी भी उम्र तकरीबन 50 के 48 के करीब थी। वो भी एक तरीके से कहें तो बुजुर्ग हो चुकी थी। अब रामधन की नज़र पड़ती है अपनी बहू की। जब भी उसकी बहू अपने बच्चे को दूध पिलाती या कुछ करती, नहाती या कुछ खाना बनाती, तो रामधन अपनी बहू को एक तरीके से घूरता रहता कि वो मन ही मन सोचता है कि क्यों ना अपनी बहू के ऊपर एक पैंतरा आजमाया जाए, क्या पता बात बन जाए। इसके बाद धीरे-धीरे वो किसी न किसी बहाने से अपनी बहू को छूने की कोशिश करता है। उसके बच्चे गोद लेने के बच्चे को गोद में लेने के बहाने अपनी बहू के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर हाथ लगाया था। इसके बाद रामधन एक चीज़ नोटिस करता है कि जो उसकी बहू है किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करती है और उससे खूब हँस के बात करती है। अब इसको लगता है कि हो ना हो बहू के मन में भी चल रहा है कि जो मेरा बेटा है वो बाहर है, कि क्यों ना एक तरीके से पूरी कोशिश करी जाए। इसी बीच में रामधन की जो पत्नी होती है कमला, ये चली जाती है अपने मायके, इसके मायके में होती है किसी की शादी, वहाँ चली जाती है। अब एक दिन रामधन अपनी बहू पिंकी का हाथ पकड़ लेता है और उससे खुला कहता है कि तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना कुछ किया जाए ताकि तुम्हारे को जो सुख नहीं मिल पा रहा वो मिल जाए और तुम्हारी जो छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं उसको मैं पूरा कर दूँगा। पिंकी को शायद इसी चीज़ का इंतज़ार था। पिंकी भी कोई विरोध नहीं करती है और अपने जो ससुर है, उसके चिपक जाती है। इसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं और
बहुत ज्यादा आपत्तिजनक काम करते हैं। अब 15-20 दिन बाद ही जो ये कमला होती है ये अपने मायके से वापस लौट आती है अपने घर। अब इसके बाद रामधन और पिंकी को संबंध बनाने में बहुत ज्यादा अड़चन आने लगी। पर ये मौका ढूंढते रहता है आए दिन, और रात को उठ उठ के जो होता है रामधन अपनी पत्नी के कमरे से निकलकर अपनी बहू के कमरे में घुस जाता और ये एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते। इसके बाद एक दिन रात को कमला अचानक उठ जाती है। वो देखती है रामधन अपने कमरे में नहीं है। इसके बाद इधर ढूंढती है, तो जब वो बरामदे में पहुंच जाती है तो बहू के कमरे से उसको आवाज आती है। वो बहू के कमरे में जो जाती है, देखती है, वहां का जो नजारा होता है उसको देख के भौचक्की रह जाती है। अब इसके बाद जो रामधन और उसकी बहू पिंकी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक हालत में होते हैं। कैसे न कैसे अपने कपड़े पहनते हैं और आके जो और पिंकी भागते हुए जाके अपनी सास के पैर में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। रामधन भी माफी मांगता है। इसके बाद जो कमला देवी होती है समझाती है कि अगर आज के बाद तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बेटे से बता दूंगी और साथ में पूरे गांव में तुम्हारी जो करतूत है इसका जो पर्दा है उठा दूंगी। अब कैसे न कैसे दोनों हाथ पर जोड़ते हैं कमला के। कमला कहती है ठीक है, आज के बाद ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी बेटी की तरह। अब कमला भी सोचती है कि पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, बेटे को पता चल जाएगा, साथ बेटा जो है बहू को साथ कुछ मारपीट करे या उसको छोड़ दे। कमला भी इस बात को दबा देती है। अब इसके बाद 2-4-10 दिन तो ये अलग रहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा नहीं बातचीत करते, कहीं बाहर मौका मिलता तभी करते हैं। कहते हैं भूख, चाहे वो शरीर की हो या पैसे की हो या पेट की, ये जल्दी बुझती नहीं है। इसके बाद आए दिन इनको मौका मिलता तो बाहर करते थे, पर फिर धीरे धीरे इनका जो फिर वही पुराना पैदा पर धीरे धीरे ये फिर अपनी पुरानी लाइन पे आ गए और रात को जब भी मौका मिलता रामधन जो उठता और अपनी बहू उनके कमरे में चले जाता। कहीं ना कहीं कमला को भी अपने पति के ऊपर शक था। अब एक दिन अचानक कमला फिर आँख खुलती है तो देखती है रामधन फिर कमरे में नहीं है। अब वो वहां जाती है। अब जैसे ही फिर वो उस नजारे को दोबारा देखती है तो अब उसका जो गुस्सा होता है, गुस्से का पारा होता है काफी हाई हो जाता है। और वो चिल्लाती है चिल्लाती है, कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हारे बेटे को फोन करूंगी और पूरे गांव में जाकर चिल्लाती हूँ। तो इस पे दोनों कहते हैं कि गाँव में बता दोगी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो कमला कहती है ठीक है, गाँव में तो नहीं बताऊंगी पर अपने बेटे संजय से जरूर बताऊंगी और तुम दोनों की खैर जो नहीं है। तो कहती ठीक है, मैं गाँव में तो नहीं बताऊंगी पर संजय से जरूर बताऊंगी, अब तुम दोनों की खैर नहीं। और इसके बाद कमला इसे बोलकर चली जाती है कमरे में सोने। अब दोनों जो ससुर और बहू होते हैं वो आपस में बातें करते हैं। पिंकी बोलती है कि अब क्या होगा, अब जब ये बता देंगे संजय से, संजय मुझे मारेगा पीटेगा, शायद हो सकता है भगा देगा और मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इस पर रामधन कहता है क्या करें, अब खुद भी कह सकता है। पिंकी बोलती है कि हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कहता है हाँ। तो इस पर रामधन बोलता है क्या हो सकता है। तो कहती है पिंकी कि क्या हो अगर जो माँ है, क्या होगा अगर माँ जी जो है सुबह उठे ही ना। अब जब इतना शब्द बोलती है पिंकी तो एक तरीके से रामधन के समझ में आ जाता है कि पिंकी कहना क्या चाहती है। अब अब रामधन के मन में भी एक बात आती है कि इन दोनों के संबंध बनाने के बीच में तो एक ही रोड़ा है, वो रोड़ा है इसकी पत्नी कमला। कमला को जैसे हटा देंगे, बेटा जो ज्यादा अगर बाहर कमाता है तो ये दोनों एक तरीके से खुले हो जाएंगे और जब मर्जी अपनी जो ये करतूत है उसको अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद दोनों बिना सोच समझे जगह कमला कमरे में जाते हैं और तकिए से उसका मुंह दबा देते हैं। कमला की मौत हो जाती है। अब अभी दोनों इंतजार करते हैं सुबह होने का। अब सुबह जैसी होती है रोना पीटना शुरू कर देते हैं। पूरा आसपास के पड़ोसी गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो बताते हैं कि रात में सोते सोते जो है इनकी मौत हो गई। आप जानते हैं गांव का माहौल कैसा होता है, किसी की मौत हो जाती है जो ज्यादा कोई शक करता नहीं है, तो गांव वालों को भी लगता है हो सकता है शायद रात को सोते में अटैक पड़ गया हो, कुछ हो गया हो, मौत हो गई। इसके बाद बेटे को सूचना दी जाती है। बेटा दूर था, कैसे कैसे न कैसे वहां से आता है, यहाँ पहुंचता तो पता चलता है कि माँ को अटैक पड़ गया था और माँ की मौत हो गई। किसी के मन में कोई शक नहीं था। इसके बाद सब मिलकर कमला का जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इसके बाद 2-4 दिन जब संजय घर में रहता है, क्योंकि उधर तेरी भी होनी थी, तो उसको अपनी पत्नी पिंकी के और अपने जो पिता होते हैं उनके स्वभाव में थोड़ा अजीब सा लगता है। पर वो बोलता कुछ नहीं, देखा कुछ था नहीं उसने। तो वो कहता है तेरी उरी जब हो जाती है तो उस पर संजय बोलता है काम करो, तुम मेरे साथ अब राजकोट चलो, वहां मैं अपना काम करूंगा और तुम खाना पीना बनाना और अपना बच्चे का वहीं ध्यान रखना। पिंकी भी राजी हो जाती है और पिंकी चली जाती है राजकोट। पर कहते हैं जिसकी हरकत जैसी हो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो अपने उसकी हरकतों में कोई बदलाव आए। इसके बाद पिंकी धीरे धीरे 2-4 महीने में जो इसके दोस्त थे संजय के, राजू और किरण, उनसे इसके संबंध बन जाते हैं। जब उससे संबंध बनाती है कब जब भी उनसे संबंध बनाती है तो धीरे धीरे जो राजू और किरण जो होते हैं उनके दोस्तों को भी बात पता चल जाती है। अब धीरे धीरे 2 से लेकर 4 से लेकर 5 से लेकर कई लड़कों से इसके वहां इसके संबंध बनने लगते हैं। एक दिन अचानक संजय काम पे से घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, उधर गेट का दरवाजा पीटता है। गेट जो था दरवाजा अंदर से बनता, पीटता है तो काफी देर बाद जो होती है पिंकी निकल के आती है और जिस हालत में पिंकी थी, आधे कपड़े, सही से बाल नहीं, उसको देख के कहता तुम कर क्या रही थी, ऐसे घर मैं गेट का दरवाजा पीट रहा हूँ। तो कहती कुछ नहीं। अंदर घुसता है तो देखता है अंदर एक रामेश्वर नाम का शख्स जो उसी की फैक्ट्री में काम करता है, पड़ोसी होता है, वो अंदर बैठा होता है। तो पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो कहती है मैं इसको ये तो पिंकी बताती है इसको प्यास लगी थी, पानी पीना आया था।
तो संजय भी चौंक जाता है कि घर का दरवाजा बंद करके और इतनी देर से मैं गेट पीट रहा हूँ, तुम कौन सा पानी पिलाती इसको। तो संजय पिंकी को थोड़ा धमकाता है और रामेश्वर कहता तुम हंस जाओ। रामेश्वर वहां चला जाता है, रामेश्वर वहां से चला जाता है। अब संजय को पूरा शक हो गया था और यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ ये गलत कर रही है। और धीरे धीरे अब संजय को जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, धीरे धीरे बातें उड़ने लगती हैं और संजय को पता चलता है कि जो इसकी पत्नी है ये ऐसे ऐसे यहाँ कारनामे कर रही है। इसके बाद संजय जो होता है अपनी पत्नी पिंकी को वापस भेज देता है गाँव। अब जैसे ही पिंकी के आने की खबर मिलती है इसके ससुर को, रामधन को खुश हो जाता है कि चलो पिंकी दोबारा आ रही है, अब दोबारा उसकी मौज मस्ती चालू हो जाएगी। इसके इसके बाद पिंकी जो होती है वो अपने गांव वापस लौट आती है। अब जो पिंकी के आशिक थे राजकोट में, गुजरात में, राजू और किरण, ये भी वहां से निकल आते हैं अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे गांव वापस। यहाँ आते हैं तो उससे दिन बात करने की कोशिश करते हैं, पर जो पिंकी होती है बोलती है कि दिन में कहीं बात करा करो, तुम एक काम करा करो, रात में आ जाया करो घर पे। अब इधर ससुर जो था रामधन, ये अपनी बहू से संबंध बनाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है। अब रामधन को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। अब रामधन फैसला करता है कि मैं रात को जागूंगा और देखूंगा कि कोई ना कोई घर में जरूर आता है, तभी ये मुझसे संबंध बनाने से इतना मना करती है और हिचकती है। रामधन आराम से बैठ के एक तरीके से चौकीदारी करता है। तो रात को देखता है कि काफी देर बाद उसको कमरे से आवाज आती है। देखता है कि दो शख्स जो होते हैं वो इस इनके कमरे में होते हैं। वहां पहुंचता है तो कहता है अच्छा इसीलिए तुम मुझसे मना कर दी थी और तुम ये क्या कर रही हो, और देखो मैं क्या करता हूँ। जब तक ऐसा रामधन बोलता है इतने में राजू किरण उठते हैं और रामधन का गला दबा देते हैं, गला दबा के उसको मार देते हैं। रामधन ने बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी कमला का गला घोटा, उसकी हत्या कर दी। अब इधर बहू के ही दो आशिकों ने रामधन की हत्या कर दी। बहरहाल फिलहाल फिर सुबह होती है, फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है। बहू रोती है, चिल्लाती है कि मेरे जो ससुर है उनकी मौत हो गई है। इसके बाद आस पड़ोस फिर इकट्ठा होते हैं, बेटे को फिर सूचना मिलती है। अब बेटा जो होता है फिर वापस आता है अपने काम छोड़ के राजकोट से। वही सबको लगता है कि हो सकता है कि जैसे पत्नी की मौत हो गई हार्ट अटैक से या कोई और चीज से, तो पति की मौत भी ऐसी हो गई होगी रामधन की। इसके बाद इसके बाद वो रामधन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको भी क्रियाक्रम कर दिया जाता है। तो वह संजय फैसला लेता है कि अब वो बाहर कहीं नहीं जाएगा, जो छोटी मोटी खेती है, थोड़ा बहुत खेत खलिहान है, इसी में जो काम करेगा और अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा। इसके बाद संजय घर पे रहने लगता है अपने गाँव में। पर दोस्तों पिंकी की जो आदत थी वो अब जो थी कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अब पिंकी जो थी अपने घर में ही पति को होते हुए भी अपने उन दो आशिकों को बुलाती और उनके साथ जिन्होंने काम करती जब पति सो जाता है या ज्यादा उसको नशे की दवाई दे देती। अब इसके बाद पिंकी का जो किरित है ये चलता ही रहा। महीना 2 महीना और बीत गया। एक दिन अचानक वही होता है जो होना था। एक दिन रात को जब संजय उठता है, देखता है कि पत्नी कमरे में नहीं है। इसके बाद संजय बाहर निकलता है, तो दूसरे कमरे में जाता है तो दूसरे कमरे में दो शख्स के साथ पिंकी को देखता है, तो उसका खून जो खोल जाता है और चिल्लाने लगता है। इस पर दोनों शख्स कहते हैं जा चिल्लाओ मत, और संजय जो होता है उसको एक थप्पड़ मार देता है किरण को। किरण गुस्से में बोलता है कि ज्यादा अगर हाथापाई करी तो तुम्हारा हाल भी वही करेंगे जो तुम्हारे बाप को किया था। अब जैसे ही किरण के मुंह से राजू के मुंह से बात सुनता है संजय, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि कह क्या रहा है। इसके बाद तीनों मिलकर उसको मारने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। पर संजय कैसे ना कैसे अपनी जान बचा के कमरे से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकल आता है और चिल्लाने लगता है। दोस्तों गांव का माहौल आप जानते हैं, अगर थोड़ी भी चिल्लाने की आवाज आती है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। शहर की तरह माहौल नहीं है कि आप चाहे किसी को कूटे पीटे या बीच रोड पे दिन दिहाड़े किसी को मार दें, कोई बोलेगा नहीं है। पर गाँव में आज भी ऐसा है कि थोड़ी भी अगर कोई चिल्ला दे तो पूरा गाँव चारों तरफ से इकट्ठा हो जाता है और घेर लेता है। गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, पूरी बात का पता चलता है तो तुरंत ही उनको पकड़ते हैं, राजू किरण को, और गाँव वाले पीटते हैं। इसके बाद पुलिस बुला लेते हैं। जब पुलिस आती है पूरा माजरा पूछती है तो बताता है कि सर तो संजय बताता है सर ऐसी बात हो गई थी, ये दोनों मेरे घर के अंदर घुसे हुए थे और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया, तो इसने मुझसे कहा कि ज्यादा अगर मारपीट करने की कोशिश करोगे, ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारा हाल भी वही करेंगे जो तुम्हारे बाप को किया था। तो पुलिस को शक होता है, पुलिस पूछती है क्या हुआ था, तो बताते हैं साहब कि कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की जो मौत हो गई थी। अब उस पे पुलिस संजय बताता है कि साहब इसने ऐसे बोला। अब तो मुझे शक ये भी होता है कि हो ना हो जो मेरी माँ की मौत हुई थी उसमें भी उनकी जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी, उनको भी किसी ने कत्ल किया हो। अब इसके बाद पुलिस दोनों को उठाती है, साथ ही पिंकी को ले आती है थाने में और सख्ती से पूछताछ करती है। तो पिंकी कबूलती है कि जो इसने अपने ससुर के साथ इसके संबंध थे, तो इसने और ससुर ने मिलकर इसकी अपनी सास को मार दिया और अपने दोनों प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को मार दिया। और बताती है अगर आज संजय घर से भाग ना गया होता तो आज संजय को भी हम खेल खत्म कर देते। अब पुलिस ने उनके बयान के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया, उनको जेल भेज दिया। अब जैसी ये बात पूरे इलाके में फैली, पूरे इलाका सन्न रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि जो एक बहू है वो बेटी की तरह है, उसके साथ संबंध बनाए। और एक बहू कैसी है, कैसी औरत है, ये कैसी बहू है कि जिसने अपने हंसते खेलते पूरे परिवार को उजाड़ दिया। अगर आप लोग शादी करते हैं, चाहे आप लड़की के पक्ष का हो
चाहे लड़के के पक्ष हों। अगर आप लड़की के पक्ष से हैं तो लड़के से जिससे आप शादी कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और लड़के पक्ष से हैं तो लड़की का बैकग्राउंड जानने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इसमें कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि ये शादी जो होती है 1-2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए नहीं होती है, पूरी ज़िंदगी का सफ़र होता है। लड़की अगर अच्छी मिल जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और लड़की अगर पिंकी जैसी हो जाए तो पूरे घरवालों को ही स्वर्गवासी बना देती है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।